हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। 2022 के सारे प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। जो दो एग्जाम आपके पास बच रहे हैं, मेंस का बच रहा है। एक है एसबीआई क्लर्क मेंस का और एक आपका है एसबीआई पीओ मेंस का। ठीक है, तो इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल डीए को, जिसमें आपके साथ कंप्लीटली ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको डेटा डिकोड करना होता है एग्जाम में, किस तरीके से डीआई का कौन सा डेटा हमें पहले रिलेवेंटली यूज़ करना होता है, किस अगर मिसिंग डीआई है तो मिसिंग डीआई में कहाँ कहाँ से वैल्यू पिक करनी है, अगर कंडीशनल डीआई है तो कौन कौन सी वैल्यू हमें देख के ऐसा करने की चाहिए, ये वैल्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि उससे रिलेटेड दूसरा कंडीशन हमें नहीं फॉलो करना होगा। तो इन सारी चीज़ों पे इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका किसी रीज़न की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा होगा, या फिर वो 2023 में कुछ बिगनर्स भी होंगे जो 2023 में बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखना, अगर आपको लगे कि कंटेंट रिलेवेंट है तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गाइडली का प्राइम बंडल पीडीएफ का, जो आपको अगले एक साल तक के लिए होने वाले बैंकिंग एग्जाम के जितने भी बैंकिंग एग्जाम होंगे उसकी पर्टिकुलर बैंकिंग एग्जाम वाइज, फॉर एग्जांपल एसबीआई है तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, एसबीआई क्लर्क मेंस का आपको 50 डेज 30 डेज का वो डेटा सफिशिएंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक वाइज पीडीएफ देंगे आपको, सेक्शन वाइज पीडीएफ देंगे, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पे हो जाए और एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। आपको 999 का मिलेगा ये, लेकिन अगर आप ये कोड यूज़ कर लोगे VB12 विजन बैंकिंग का VB और 12 तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगले 12-24 घंटे के लिए आपका ये प्राइस होने वाला है, अनलेस ये प्राइस 1400 रुपये के आसपास लेके 1500 यहाँ पर लिखा है। तो आप देख लेना, अगर आप परचेस करना चाहते हो और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आते हैं सेशन पे, देखते हैं। देखो, पहला डी क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय 4 ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा, स्नैपडील, क्लब फैक्ट्री एंड फर्स्ट क्राई। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड इक्वल्स टू क्या है, ऑर्डर डिलीवर्ड प्लस नॉट डिलीवर्ड। द टेबल मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 36% गिवन है, कौन सा, एसएन, मतलब स्नैपडील ने 36% किया, बाकी का मेरे पास डेटा नहीं है अभी के लिए एज ऑफ नो। द टेबल बिलो सोज द रेशियो ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड टू दैट ऑफ नॉन डिलीवर्ड। अच्छा, डीएल और एनडी की रेशियो यहाँ पे हमारे पास मेंशनड है। यहाँ पे भी देखो आपको वेरिएबल मिल रहा है एम में, एन है, यहाँ पे भी 2M रेशियो 5 है। मैं डिटेल्स में आगे दिखा दूंगा नोट्स के साथ इसको। ठीक है, अब नोट क्या क्या है, एक बार इधर आके सॉल्व करते इसको। देखो नोट में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन CF इज हाफ एज दैट ऑफ SN। अब देखो ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का था ना, तो बोल रहे जो CF है मतलब ये Z की वैल्यू है वो SN की आधा है। तो अगर SN का आधा है मतलब ये कहीं ना कहीं 36 का आधा 18% हो जाएगा। और जैसे ही ये 18% हो जाएगा मतलब 54% हो गया, तो मुझे ये पता चल रहा है कि इन दोनों का सब मुझे कितना चाहिए गो, 46। ठीक है, साथ साथ ये भी बोल रहा है एंड y इज अ मल्टीपल ऑफ 11, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11% हो सकता है, 22% हो सकता है, 33% हो सकता है, 44% हो सकता है, वो इस पे मैटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है m एंड n आर प्राइम नंबर। अच्छा, मतलब ये जो m है और ये जो n है ये दोनों प्राइम नंबर है। एंड ऑर्डर रिसीव्ड बाय CF इज लीस्ट अमंग द गिवन वेबसाइट। अच्छा, CF मतलब 18%, कोई भी वेबसाइट 18% से कम की डिलीवरी नहीं ले रहा होगा क्योंकि CF सबसे कम है। तो अगर 18% से कम नहीं लेगा तो डेफिनेटली y की वैल्यू 22% बन सकती है ना, और इसका 24% बन सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी बनेगी, अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे ये 33% और ये 13% बन सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसको 33 बनाओगे ये 18 से कम हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड हो गया कि मेरा ये पूरा डेटा बन के मेरे पास मिल गया कि यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, वो चीज़ें पूरी समराइज होगी। तो यहाँ पे लिख ही लेता हूँ अगर डेटा आ गया तो। ये मेरा कितना परसेंट आ गया था, 22%, और ये मुझे कितना मिल गया, 24%। ठीक है, टोटल अगर 500 है तो क्या मैं यहाँ से हर एक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, कितना कितना कौन कौन है।
मैं एक चार्ट ही बना लूँगा। एम और एन के बारे में ये मेंशन है, नंबर ऑफ नॉट डिलीवर्ड ऑर्डर बाय एनी ऑफ द गिवन वेबसाइट इज लेस देन 100। मतलब कोई वेबसाइट ऐसा नहीं है जिसने 100 से ज़्यादा ऑर्डर नॉन डिलीवर किए होंगे। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स नॉट डिलीवर्ड ऑन एस एन इज लीस्ट एमंग द गिवन वेबसाइट। अच्छा, मतलब एस एन का सबसे कम होगा नॉन डिलीवर्ड। ठीक है, चलो एक चार्ट बना लेते हैं इसके साथ। आगे में क्या क्या है, एम वाई है, एस एन है, सी एफ एफ सी। यहाँ पे तो नहीं है, मैं इधर ही लिख लेता हूँ। देखो 500% है ना, 500 का अगर मैं 24% करूँगा मिंत्रा का है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू मिल जाएगा, 120 मेरे को। ठीक है, 500 का 36% करूँगा तो एस एन मतलब ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। 500 का 18% करूँगा तो ये 90 मिल जाएगा, और 500 का 22% करूँगा तो 110 मिल जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सभी को? और ये अगर समझ में आ गया तो ये 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट है, 5 के बराबर 180 तो 1 के बराबर 36। तो यहाँ पे 36 का 4 गुना 144 इसकी वैल्यू बन रहा होगा डिलीवर्ड का, और नॉन डिलीवर्ड का कितना बन रहा होगा, 36। अब देख लो, एक बात बताओ, ये सबसे कम है ना, बोला गया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स नॉट डिलीवर्ड ऑन एस एन इज 36, मतलब इससे कम कोई नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे एम प्राइम नंबर भी है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे पास, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 है और 7 है, 11 इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, एक बात ध्यान से रखना, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, 2:2, मतलब 4 के बराबर 60 बन सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो एक चीज़ बताओ, ये 2m बनेगा, और ये अगर 2m बनेगा तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 4:9। क्या कभी भी 110 4:9 में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? नहीं होगा। और ऑर्डर है तो मतलब एक एग्जैक्ट नंबर बनना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो कि मैं 2 को m की प्लेस पे नहीं रख सकता। ठीक है, अब अगर मैं m के प्लेस पे 3 को रख दूं तो देखो ये वैल्यू कितना बनेगा, 2:3। तो 5 यूनिट के बराबर अगर 120 है तो 1 यूनिट के बराबर 24, तो एक 48 बनेगा और एक 72 बन रहा होगा, मतलब सही हो रहा है। ठीक है, एक 48 बनेगा और एक 72 बनेगा जब मैं 3 को कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर 3 रख रहा हूँ तो 3 दूनी 6 और प्लस का 5 11, तो 11 से 10 कटेगा ना, मतलब ये 11 दाएँ 110, तो ये 60 और 50 में बोल सकते हो कि बन जाएगा। लेकिन आगे चेक करना पड़ेगा भी, रुको। अगर मैं 5 को यहाँ पर रख दूँ तो 7 में तो 120 ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, 7 को रखूँ तो 9 में 120 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये तो पक्की हो गई कि m के बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 3, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 48, और ये कितना आ जाएगा, 72। तो ये वैल्यू पता चल गई कि m के बराबर मेरे को कितना मिल गया, m इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। इसको भी रब कर लेता हूँ अब। m इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। अब अगर m इक्वल्स टू 2 आ गया, सारी वैल्यू तो मिल गई, बस एक तो मिसिंग है ना, n/4। अब n भी प्राइम नंबर है, तो क्या मैं अगर 2 और 4 रख दूं, अगर मैं इस बारी n के जगह पे, n भी प्राइम नंबर है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 एंड सो ऑन हो सकता है। तो अगर मैं 2 रख दूं तो 2:4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 6 1 के बराबर, अगर मैं इसको n के बराबर 2 कंसिडर करूं तो 6 यूनिट के बराबर 90, तो 1 यूनिट के बराबर 15, मतलब ये वैल्यू कितनी बनेगी, 30, और ये वैल्यू कितनी बन रही होगी, 60, है ना। 2 रखा तो चलो जी, 3 रख दूँ तो 3 में तो कटेगा ही नहीं, 3 और 4 7 में कटेगा नहीं, मतलब 3 नहीं बनेगा। 5 रख दूँ तो 5:4 में बन सकता है, कैसे, 5 और 4 9 यूनिट के बराबर 90 है, तो 1 यूनिट के बराबर 10, मतलब एक वैल्यू इसकी ये भी हो सकती है, यहाँ पे लिख लो, तो एक तो 30-60 बन सकता है, और एक इसका क्या बन सकता है, 50-40 बन सकता है। आई बात समझ में? जब मैं 2 रख, एक तो वैल्यू n की 2 बन सकती है और एक 5 बन सकती है। 2 रखा तो मुझे 30-60 मिलेगा, और मैं 5 रखूंगा तो 50-40 मिलेगा, दोनों भी सही है। क्या मैं 7 रख के बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, और आगे आप बना नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये 40 तक आ गया है। अगर मैं थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ाऊंगा 36 से नीचे चला जाएगा तो सफिशियंट है। आपको जो चार्ट चाहिए था वो आपको ये पूरा का पूरा डेटा मिल चुका है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में भी कुछ होंगी इधर उधर की चीज़ें, तो उसको भी सॉर्ट करके देखते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड ऑन मिंत्रा, क्लब फैक्ट्री एंड ईबे टुगेदर इज k+70। अच्छा जी, k+70 है तीनों का, किसका, मिंत्रा और क्लब फैक्ट्री और ईबे का।
वाइल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ईबे इज ट्वाइस दैट ऑफ स्नैपडील। तो कहीं ना कहीं मुझे मिंत्रा, क्लब फैक्ट्री और स्नैपडील का डबल चाहिए होगा। देखो मिंत्रा में कितना ऑर्डर है 120, स्नैप और क्लब फैक्ट्री में कितना है 90, और यहाँ पे कितना है 180 का डबल। तो 120 प्लस का 90 210 और प्लस का 180 का डबल 370। मतलब क्या ये वैल्यू 570 मिल जाएगा। 120 एक है, दूसरा 90 है, और जो आपका ईबे है वो स्नैपडील का डबल है, मतलब 180 का डबल 360। तो के बराबर मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे 500। पूछ क्या रहा है, एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स नॉट डिलीवर्ड बाई ईबे इज k/2 - 10। अच्छा k/2 - 10, तो देख लो k/2 मतलब 500/2 250 माइनस का 10 240। ये क्या है, नॉन डिलीवर्ड है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नॉन डिलीवर्ड। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ईबे। तो ईबे में टोटल ऑर्डर हुआ है 360, 240 नॉन डिलीवर्ड है, तो डिलीवर्ड वाले कितने निकल जाएंगे यहाँ से 120। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ 10a/b वेर a इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन डिलीवर्ड बाय my। अच्छा जी, मतलब 10a/b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। a के बारे में क्या बोल रहा है कि नॉन डिलीवर्ड आइटम बाय मिंत्रा, और b क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड नॉट डिलीवर्ड बाय cf। अच्छा, तो मिंत्रा का नॉन डिलीवर्ड देखो कितना आपके पास है, नॉन डिलीवर्ड 72 है, तो 72 है और इंटू 10, और बी क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर डिलीवर्ड एंड नॉट डिलीवर्ड बाय सीएफ। एक बात बताओ, अब देखो सीएफ में तो दो है, एक 30 और 60 का और एक 50 और 40 का। तो जब मैं एक डिफरेंस मेरा 30 का आ रहा है और एक डिफरेंस 10 का आ रहा है, आप इस टर्म को ज़्यादा नंबर से डिवाइड करोगे तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए होता तब मैं कम नंबर से डिवाइड करता। एक मेरा डिफरेंस 30 का है और एक मेरा डिफरेंस 10 का है, और अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली बात है मैं ज़्यादा वाले नंबर के साथ डिवाइड करूंगा। इसको 30 के साथ डिवाइड कर दो, 0 से 0 निकाल दो, 3 से 24 निकाल दिया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे 24। दैट इज नन ऑफ दीज। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर FC if total order received are from two cities P and Q। FC के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम P इज 70। पहले तो FC में देखो ऑर्डर कितने, FC में ऑर्डर है 110, ठीक है 110 है, जिसमें से P ने कितने ऑर्डर किए 70। तो ऑब्वियसली बात है अगर P ने 70 किया और दूसरा Q ये, तो Q ने 40 किया होगा। आउट ऑफ टोटल ऑर्डर्स नॉट डिलीवर्ड 20% आर फ्रॉम सिटी क्यू। तो देखो सिटी क्यू में कितने, पहले तो 50 ऑर्डर नॉन डिलीवर्ड है, जिसमें से सिटी क्यू ने अकेले 20% डिलीवर नहीं किया। तो इसने कितना डिलीवर नहीं किया होगा, नॉट डिलीवर्ड इसका कितना होगा 10, तो डिलीवर्ड कितना हो गया होगा, डिलीवर्ड कितना हो गया 30। अब अगर 50 था और ये 10 था तो कहीं ना कहीं 40 ऑर्डर यहां से नॉन डिलीवर होंगे, तो यहां पर डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे 30। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स नॉट डिलीवर्ड टू सिटी पी, अच्छा ये, एंड डिलीवर्ड टू सिटी क्यू। मतलब 40 और 30 का डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं, कितनी वैल्यू आ रही है 10। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय मिंत्रा इज लीस्ट अमंग द गिवन वेबसाइट। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर जो डिलीवर्ड है वो मिंत्रा का सबसे कम है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ डिलीवर्ड एंड नॉन डिलीवर्ड। अच्छा जी, देखो अब बोल रहा है कि मिंत्रा का डिलीवर्ड सबसे कम है। तो मिंत्रा का डिलीवर्ड सबसे कम कब होगा, जब मैं सीएफ में, मतलब कौन सा है सीएफ, किसका नाम था, जो भी है, मतलब सीएफ में जब मैं 50-40 वाला वैल्यू लूंगा। तो जरा अब इसको काउंट कर लो और इसको काउंट कर लो। यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो 8 4 12, 2 मिल गया, 4 1 5, 14 5 19, 5 24 और 6 30, मतलब ये वैल्यू 302 है। ये काउंट कर लो। अब इसमें भी 40 वाला लेना पड़ेगा, 6 और 2 8, 5 4 9 3 12 और 7 19। तो 302 और 198 में कितना का डिफरेंस है आपको वो बताना है। 302
और 198 का डिफरेंस कितने का जा रहा है? 14 यूनिट का डिफरेंस जा रहा है। ऑप्शन नंबर 104 का, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और होगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैन बी द वैल्यू ऑफ 5k प्लस 8m प्लस 3n where k is numerical value of central angle correspondence to the number of order received by Myntra। देखो m की वैल्यू तो मुझे पता है कि m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तीन है। मेरे को n की वैल्यू भी मैंने पता करी थी, n की वैल्यू एक वैल्यू 2 थी और एक वैल्यू 3 थी। और k की वैल्यू मेरे को क्या बता रहा है कि सेंट्रल एंगल मिंत्रा के द्वारा ऑर्डर का होगा। तो देखो मिंत्रा में कितना ऑर्डर आया है, 24%। तो अगर मैं 24% का सेंट्रल एंगल निकाल दूँ तो कितना मिल जाएगा, 360 से डिवाइड कर दिया है ना, 0 से 0 निकाल दो। 24 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 36 को 20 से किया 720 और 4 गुना तो 144, मतलब 86.4 डिग्री बनेगा क्या सेंट्रल एंगल, डिग्री में। तो 86.4 किसकी वैल्यू आ गई आपकी, 86.4 आ गया के की वैल्यू। तो 86.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 4 गुना 20, 2, 5 का 6 गुना 30 प्लस 2 32, 3, 5 का 8 गुना 40 प्लस का 3 43, 432 यहाँ से, 8 दिया 24 यहाँ से, प्लस एक बार 3 दूनी 6 लूंगा तो 24 प्लस का 6 30 और 432, एक वैल्यू क्या बन रहा है 462। और एक बार 6 के प्लेस पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा 3, मतलब 9। तो भैया 62 और यहाँ पे 6 और ऐड कर दो, 24 और 9 33 और 1 सेकेंड 5 है ना यहाँ पे, एक तो 5 था तो 5 दूनी 5 दिया 15, तो ये वैल्यू 15 और 24 39 और 432 में 39 ऐड करोगे तो 471। तो 462 भी बनेगा, 471 भी बनेगा, 1 एंड 3 जिसमें भी होगा वो आंसर करेक्ट होगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट डी देख लेते हैं। देखो, read the following information carefully and answer the questions based on it. There are two buses B1 and B2. Both takes 3 rounds R1, R2 and R3 in a day. Bus B1 is a 16-seater and number of vacant seat in R1 is M plus N minus 8। अच्छा जी, मतलब M और N की वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी है अभी, ठीक। Number of passengers in R2 is 50% more than that in bus B2 of same round। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ऑल 3 राउंड्स आर 38। बस B1 की बात कर रहा है कि टोटल कितने पैसेंजर गए थे 38, R1 R2 और R3 को मिला के। बस B2 में बता रहा है बस इज 2M प्लस Z माइनस 3N सीटर। अच्छा, मतलब M भी है, Z है या RN भी है। एंड नो सीट्स आर फुल इन एनी ऑफ द राउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी राउंड में सीट्स पूरी भर के नहीं गई, मतलब पूरी बस कभी भर के नहीं गई, कोई ना कोई सीट खाली रही ही होगी। Number of passengers in R1 and R2 together of bus B1 is twice that of B2। मतलब R1 और R2 में जो B1 में गए वो क्या है, डबल है किसके, B2 में जो R1 और R2 के गए। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन R1 इज हाफ एज दैट ऑफ R3। अच्छा, बस B में जितना R1 है वो किसका है, आधा है किसका, R3 का। नोट में क्या गिवन है, 6M plus 11Z equals to 75 where M and Z are distinct natural number n to the power M और n to the power Z। एक बात बताओ, यहां से एक चीज तो मेंशन्ड है। अब बताओ किसी का भी नंबर अगर मैं M की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। पहले तो M और Z डिस्टिंक्ट नंबर है तो ये बात पक्की होगी कि n की वैल्यू या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा। ये बात किस किस को समझ में आ गया? अगर m और z दो अलग अलग वैल्यूज हैं तो मैं अगर मान लो कि n की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूं, n की वैल्यू अगर मैं m की वैल्यू 2 मान लूं तो m अगर 1 मानूं और n z 2 मान लूं, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट नंबर है तो ये दोनों तो अलग अलग हो जाएंगे ना टर्म। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि बराबर है, तो डेफिनेटली या तो n 0 है या n 1 बनेगा, क्योंकि 0 टू द पावर कुछ भी दोगे तो 1 बनेगा, 1 टू द पावर कुछ भी दोगे तो भी 1 बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जरा सॉल्व करो। इसमें क्या बोल रहा है कि 6M प्लस 11Z इक्वल टू कितना है, 75 है और M और Z डिस्टिंक्ट नंबर है। अगर मैं Z को 1 बना दूं,
क्योंकि अब तो वैल्यू लेके चलना पड़ेगा ना 1 2 3 करके। तो अगर मैं z को 1 बना दूं तो ये 11 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 64। क्या 64 6 से डिविजिबल है? नहीं, मतलब आप z की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। अगर मैं z को 2 बना दूं तो ये 22 और ये 43 बन जाएगा, सॉरी 53 बन जाएगा। तो क्या मैं 53 को 6 से डिवाइड कर सकता हूँ? आपका आंसर बनेगा नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। तो अगर मैं z के बराबर कितना रख दूं? 3 रख दूं। तो अगर मैं z के बराबर 3 रख रहा हूं तो देखो ये 33 बनेगा और ये वैल्यू कितनी बननी चाहिए फिर? 42। क्या 42 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। कितना गुना है? 7 गुना है। अभी और भी चेक करना पड़ेगा। एक तो पता चलेगा कि m इक्वस टू 7 z इक्वस टू 3, ये एक टर्म आपको पता चले। आगे क्रॉस चेक करो। अगर मैं 4 कर दूं इसको z को तो 44 31 डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 5 करूंगा तो 20 बचेगा, 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 करूंगा तो 9 बचेगा, 1.5 बनेगा जो कि डेसिमल चाहिए नहीं, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर चाहिए। तो ये बात पक्की मेरे को मिल गई कि मेरा m कितना है? 7 है और z कितना है? मेरे को 3 मिल गया। ये दोनों वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अब देख लो, अब n के बराबर मेरे को क्या है कि n या तो 0 है या फिर 1 है। 0 n या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अब इस वाले इक्वेशन को पिक करो, ये वैकेंट सीट है ना, मतलब ये वैल्यू बननी चाहिए। तो अगर मैं m प्लस n माइनस 8 को बनाने बैठूं, m प्लस n माइनस 8, m कितना है मेरे पास? 7। अगर मैं n के बराबर 0 रखूंगा तो ये 0 और ये -8 बनेगा, जो कि मेरे को पता है कि -1 आ जाएगा। कभी भी कोई नंबर, कोई सीट नेगेटिव कैसे बन सकता है? तो मतलब ये n के बराबर आप 0 गलत मान, देखो 0 तो बैठेगा नहीं, तो n की जगह पे 1 डाल के देखते हैं। तो 7 प्लस 1 माइनस का 8, क्या ये 8 माइनस 8 0 बन रहा है? तो एक चीज पता चल गया कि m 7 है, z 3 है और n के बराबर मेरे को कितना चाहिए? 1। क्योंकि कभी भी कोई भी सीट ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव में लेके चले जाओ। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 0 आ गया, वैकेंट सीट मिल गया, लेकिन बस बी ने बोला है कि वैकेंट नहीं हो सकता। बस ए ने तो ऐसा नहीं बोला ना कि वैकेंट मतलब पूरा का पूरा भर के नहीं ले जा सकते आप। बस बी की क्राइटेरिया कि आप वैकेंट नहीं रख सकते। ठीक है, चलो जी एक काम करते हैं, यहाँ पे R1 R2 वाला लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं बस B1 B2 B1 B2 R1 R2 R3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे अगर टोटल की जरूरत होगी तो टोटल लिख लेंगे। अब देख लो जरा एक चीज, तो अब देखो यहां से अगर 0 वैकेंट सीट है, मतलब राइट 1 में रूट 1 में उसने पूरी की पूरी भर के ले गया बस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 16। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन R2 इज 50% मोर देन दैट ऑफ बस B2 ऑफ सेम राउट। मतलब यहां पे अगर वो 2x सीट में भर के लेके जाएगा तो यहां पे कितनी भर के ले जाएगा? 3x। 50% ज्यादा है ना, तो यहां से 50% ज्यादा ये लेके जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ऑल 3 राउंड्स आर 38। टोटल कितनी वैल्यू बता रखा है कि टोटल इसकी 38 है बस B1 का। B2 के बारे में क्या बोल रहा है कि B2 में कितनी 2m प्लस जेड माइनस 3n सीटर है। तो 2m मतलब 2 का 7 गुना 14 प्लस 3 और माइनस 3, मतलब टोटल कितनी सीटर बस है? 14। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप 14 की 14 सीटें भर के लेके नहीं जा सकते। Number of passengers in R1 and R2 together of bus B1 is twice that of bus B2. अच्छा, number of passenger in R1 is half as that of R3। बोल रहे ये जो है ना, इन दोनों का सम इसके सम का डबल, इन दोनों के, और ये इसका आधा है। तो मैं अगर इसको 2y बना दूं तो ये y बन जाएगा। अब इन दोनों में एक रिलेशन ये बता रखा है कि 16 प्लस का 3x है, वो क्या है? डबल है किसके? y प्लस 2x के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y प्लस 4x और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 16 प्लस का 3x। तो अगर मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2y प्लस x, 3x को इधर लेके जाओगे तो 16 मिल रहा है, और y के बराबर मेरे को क्या मिल जाएगा? 16 माइनस एक्स बाई 2। आप y के बराबर ले लो या x के बराबर ले लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं बनेगी।
वाई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वाई मेरे को पता है कि 14 से ज़्यादा अपन नहीं जा सकते, तो टर्म मेरे पास ज़्यादा बनेगा नहीं। ठीक है, अब मैं अगर x के जगह पे 1 रख दूँ, अगर मैं x के जगह पे 1 रख दूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा, सॉरी x की जगह पे 1 तो रख ही नहीं सकते। पहला टर्म आप ये देखो कि हमेशा मुझे x को इवन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर इवन नहीं रखूंगा और ऑड रखूंगा, एक मान लेते हैं, तो 16 माइनस का एक 15, डिवाइड करने पे 2 से डिवाइड नहीं होगा ना। कोई इवन नंबर ही इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली। तो ये बात पक्की है कि मेरा x की वैल्यू हमेशा इवन नंबर रहेगा। 2 डाल के देख लेते हैं, तो 16 में से 2 गए तो 14, और 14 में से 2 से डिवाइड करूंगा तो 7। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। अगर y 7 है तो 2y 14 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का एक सबसे बड़ा मेरा रूल था कि मेरे को 14 नहीं लाने, वहां पे वो फुल सीट नहीं कर सकता। तो मतलब आप y के बराबर 2 नहीं रख सकते, x के बराबर। तो x के बराबर अगर 2 नहीं है तो 4 रख के देख लो। 16 में से 4 गया तो 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 बन सकता है। तो मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं अगर x के बराबर 4 रख दूं तो y के बराबर मेरा क्या मिल जाएगा, 6। क्या मैं y को 6 बना सकता हूं क्या, सॉरी x को 6 बना सकता हूं? 6 से रखूंगा तो 6 थी 18 प्लस 16 34 और 4 बन सकता है, तो 10 5 बनेगा। लेकिन बाद में मेरे को ये 2y वाला कैटेगरी फिर से वो वेरीफाई नहीं होगा। तो एक बात पक्की होगी कि मेरे को ये कितना रखना पड़ेगा, 4। मतलब ये 12 है, ये कितना है, 2 का 4 गुना, एक सेकेंड रुको, ये 8, हाँ 2 का 4 गुना 8 बनेगा। ये y है तो मतलब ये 6 बनेगा, ये 2y है तो 12 बन जाएगा, और इधर देख लो 16 12 28 है तो ये 10 मिल जाएगा, 38। कुछ छूटा तो रह नहीं रहा जो नहीं, मेरे को लग रहा है सारा चीज़ें फिगर आउट हो गई है। यहाँ पे देख लो 6 8 8 14 12 26, टोटल 26 सीट गई इनमें। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ फेयर फॉर पैसेंजर is rupees 80, 60 and 120 for round R1, R2 and R3 respectively for B1. In return journey, fare reduced by 40%. Find the revenue generated from bus B1 from the return journey. अच्छा एक बात तो 80 रुपए ले रहे हैं R1 का, 60 रुपए ले रहे हैं R2 का, 120 रुपए ले रहे हैं R3 का। कितने कितने पैसेंजर लेके गए, 16 12 और 10। तो जब ये 16 पैसेंजर यहाँ से लेके गया, 12 पैसेंजर यहाँ से लेके गया, 10 पैसेंजर यहाँ से ले गया, कितना किराया हो गया, 1280। कितना किराया होगा, 12 का 60 गुना 720, कितना किराया होगा, 1200। ऐड कर लो, 12 7 19 प्लस का 120 और 12, मतलब टोटल कितना फेयर है, 3200। लेकिन ये फेयर 3200 कब है, जब वो जा रहा था। हमें पूछ कर रिटर्निंग क्यों, रिटर्निंग में 40% कम हो गया। तो अगर 40% कम हो गया तो 60% तो होगा, तो 3200 का 60% हो जाएगा 1920। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन डुएबल होंगे आपके। फॉर B2 50%, 25% एंड 33% ऑफ पैसेंजर्स इन R1, R2 एंड R3 आर मेल्स, देन फाइंड नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स। तो R1 R2 और R3 देख लो कितने, 6 8 और 12 है, 6 8 12 टोटल की वैल्यू है। अगर 50% मेल है तो 50% ही फीमेल होंगी, मतलब यहां से फीमेल कितना निकल के आएंगी, 3। 25% मेल है तो 75%, मतलब यहां से कितना आ जाएगा, 2 मतलब 6। 33% मतलब 4 यहां से हट जाएगा 8। तो 8 और 6 14 प्लस का 3 17, टोटल 17 फीमेल्स गई होंगी। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड टोटल पैसेंजर्स ऑफ R1 ऑफ B2 एंड R3 ऑफ B1। ये मेरे को लगता है 10 और 6 16 है क्या, 6 यहां से 10 यहां से 16, तो बिना देख मतलब बिना ज्यादा मेहनत के क्वेश्चन बनने वाला भी है, बस डेटा को डिकोड करना है। नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन B2, तो देखो B2 में कितने गए, 6 12 और 8 20, सॉरी कितने गए B2 में, 8 6 14 और 12 26 गए। तो 26 गए, टोटल 42 सीटें थी, 14 14 14 करके, तो 16 सीटें वैकेंट रह गई। इज मोर और लेस देन पैसेंजर्स ऑफ R2 ऑफ B1। R2 ऑफ B1 में कितने, 12 है, तो भैया 12 से ये कितना ज्यादा, प्लस का 4 ज्यादा है ना 12 से, तो 4 12 का कितना परसेंट हो जाएगा, 33.33%। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन बोथ बसेस। एक में तो पता रखा था, क्वेश्चन ने बता रखा था 38 है, और एक में हमने पता किया कि 26 है। सम कर दो कितना चला जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, क्या चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें डेटा पूरा डिकोड करेंगे, बट एट द एंड क्वेश्चन 5 आपको सॉल्व करना है। मैं पूरा डेटा डिकोड करके आपके साथ जाऊंगा इस, ठीक है। होमवर्क में आपको 5 क्वेश्चन देके जाऊंगा। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देयर आर 5 कंपनीज P Q R S T। अच्छा ये P है, ये Q, ये R, ये S और ये T। यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है मैं फिर से इसको रिवाइंड करके लिख देता हूँ। 120, ये 50, ये 150 है, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, मतलब मिसिंग डेटा है, कुछ ऐसा है वो, देख लेते हैं। द चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मैनेजर्स इन 5 कंपनीज, सम डेटा इज मिसिंग। अच्छा ये मिसिंग वैल्यू है, 0 मत है, MV कर देता हूँ इसको, मतलब ये मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। एंड टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन अ पर्टिकुलर कंपनी। अच्छा PQRST में आप देख रहे हो मेल और फीमेल का भी रेशियो गिवन है, साथ साथ एंड परसेंटेज ऑफ मैनेजर्स आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन दैट पर्टिकुलर कंपनीज। मतलब इसमें जितने टोटल एम्प्लॉइज होंगे इसका 20% मैनेजर है, 25%, 40%, 30% और 20%, ये डेटा गिवन है। नोट क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल कंपनीज टुगेदर इज 2500, ठीक है जी। नंबर ऑफ मैनेजर इन S इज 6.25% लेस देन दैट ऑफ R। अब ये जो R मिसिंग है ना, ये पता चल जाएगा। 6.25 मतलब कितना होता है, 1/16। मतलब अगर ये 16 यूनिट है तो ये 15 यूनिट होना चाहिए, एक कम। तो 15 के बराबर अगर 150 तो 16 के बराबर 160, ये भी डेटा मिल गया। आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन दैट, सॉरी, वाइल द मेल एम्प्लॉइज इन T, मतलब ये जो 1 रेशियो की वैल्यू होगी वो 50% ज्यादा है किससे, दैन इन P, मतलब P के मेल एम्प्लॉइज से, ठीक है। Z के बराबर क्या गिवन है, HCF ऑफ N+1 प्लस L। एक बात देखो यहां से ये चीज समझो, किस ये N और N+1 मतलब क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर। एक बात तो पक्की बात पता होना चाहिए सभी को कि कभी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो HCF होगा वो हमेशा क्या बनता है, आपका 1 होता है। कैसे, कंसेक्यूटिव नंबर 2 और 3 है, क्या बनेगा HCF 1। कंसेक्यूटिव नंबर 4 और 5 है, क्या बनेगा 1। 7 और 8 है, क्या बनेगा 1। क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव नंबर आपस में डिविजिबल नहीं होंगे, तो हमेशा उनका क्या बनेगा, 1 आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई 1 आपकी। तो मैं ये यहां से ये बोल सकता हूं कि Z के बराबर मेरे को क्या मिल गया, 1 प्लस का L। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो ये 120 है, ये पूरा डेटा लिखो, ये 120, ये 50, ये 160, ये 150, ठीक है। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 120 है ना, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 150 है, ठीक। तो अगर 20% के बराबर 120 है तो यहाँ पे टोटल 600, 25% के बराबर 50 मतलब यहाँ पे 200, 40% के बराबर 160 मतलब यहाँ पे 400, 40% के बराबर 160 तो 100% 400, 30% के बराबर 150 तो 100% 500 और 20। अब देखो एक चीज बताओ, 600, 200, 800, 4, 1200 और 5, 1700 तो हो गया ना, टोटल 2500 तो मतलब यहाँ पे 800 है। और अगर यहाँ पे 800 है तो 20% 160 यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर, इसको भी देख लो, 3 5 में बराबर 200 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 120 और 80 में मेल फीमेल है। 5 के बराबर 400 है तो 80 है, तो मतलब 240 और 160 में मेल फीमेल है। 5 के बराबर है तो 4 रेशियो में 400 और 100 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ठीक है। अब बस फंसेगा यहाँ पे क्वेश्चन, देखो ये तो पता नहीं यहाँ पे मेल कितना है। अगर मैं यहाँ पे मेल कैलकुलेट करूंगा तो आप ये बोलोगे कि 1/1 प्लस L मेल है कितने का, 600 का, हाँ या ना। ये जो वैल्यू निकलेगा मेल, यहाँ पे 1/1/L मिलेगा ना, 600 का। यहाँ पे अगर मैं Z को 1 प्लस L कर देता हूँ, 1 प्लस L, तो लॉजिकली मेरा ये टर्म क्या बन जाएगा, तो यहाँ से मेल कितना बनेगा, 1 प्लस L मेल है कितने का, L+6 का, कितने से, 800 से। 00 से 00 उड़ाई दो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे और मेरे पास कितना है, 3:2 भी है। देखो अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3L प्लस का L और ये 6L, मतलब टोटल 9L मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को। 6 तिया 18 तिया 54, मतलब ये वैल्यू 54 आ जाएगा। और मेरा इक्वल्स टू में लेके जाऊंगा तो ये L प्लस 1 प्लस L 1 प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 प्लस L का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 8L स्क्वायर, ये आ ले लो, प्लस 7L माइनस का
46। एक चीज देखो यहाँ से, तो मैं अगर करूँ 46 का फैक्टराइजेशन तो 23 और 2 है, तो 8 दूनी 16 और 23, तो मेरा दो फैक्टर निकल के क्या आ गया, प्लस का 23 माइनस का 16, जो नेगेटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव। ऑब्वियसली बात, इसको 8 से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव वाला टर्म नेगेटिव ही रहेगा, तो मतलब 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे L के बराबर 2 मिल जाएगा, और अगर 2 मिलेगा तो 2 और 1 3 के बराबर 600 है, तो ये 200 और 400 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और Z कितना मिल जाएगा मेरे को 3, तो 300 और 500 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरा डेटा डिकोड हो गया। अब मैं आपको इस डीए का क्वेश्चन आंसर आपको करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखो आंसर बहुत ही इजी बनेंगे। फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी टी एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी पी। डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पूरा चार्ट तैयार है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आउट ऑफ द टोटल फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी टी 20% आर मैनेजर्स, 20% मैनेजर्स हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स अदर देन मैनेजर। जितना फीमेल्स है उसमें से अगर 20% मैनेजर में कितना है फीमेल है, तो जो 80% मैनेजर फीमेल है वो नॉन मैनेजर है। ये तो आपको डेटा चेक करके बताना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी टी, देख के बता दोगे। फॉर कंपनी एस इज इफ एवरेज सैलरी ऑफ मेल मैनेजर इज 17,000, फीमेल मैनेजर इज 12,000, और फाइंड नंबर ऑफ फीमेल नॉन मैनेजर्स इफ एवरेज सैलरी ऑफ मैनेजर्स इज 16,000। अच्छा जी, देख लो 17,000 है ना, 17 के 12 के और मैनेजर का कितना है 16 के, तो मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये 1 के, ये 4:1 में है, तो 4:1 में मैनेजर्स है, तो उसमें से जो फीमेल हटेंगे उसको माइनस करके लिखना है वैल्यू। सिंपल है। उम्मीद है ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए, आपको लग रहा हो बेनिफिशियल है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल सेशन है और आप मेरे साथ लाइव डिस्कस करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर मैं इस सेशन को कंटिन्यू लाइव करने लगूंगा आपके साथ। प्लस जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आपके लिए मैंने बताया था, अगर इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप गाइडली का प्राइम बंडल पीडीएफ परचेस कर सकते हो। 999 में आपको पड़ेगा, कोड लगा दोगे VB12, 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी नोट के साथ करते हैं सेशन को एंड। होप सो यू गाइस हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगर चैनल वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, दोस्तों तक शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।